स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान से संबंधित एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रस्तावना। तो हम इसके बारे में आज काफ़ी डिस्कशन करेंगे और इससे संबंधित सारे प्रश्न सोल्व करने की कोशिश करेंगे और इस टॉपिक से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनेंगे उसको हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रस्तावना। जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि प्रस्तावना है क्या और इसके उद्देश्य का क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का जो मूल आदर्श है उसे प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है और वे जो आदर्श हैं उस संविधान में उल्लिखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब हुआ डैट मीन्स कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित करने की कोशिश किया गया है और जो उसके आदर्श हैं प्रस्तावना में उल्लिखित माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले उठा कहाँ से, प्रस्तावना आया कहाँ से। तो जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा में हमारे कौन थे, JN नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश किया था। JN नेहरू ने कब उद्देशिका पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को। इससे एक क्वेश्चन आता है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वो क्वेश्चन कौन होता है कि हमारे संविधान को कब अंगीकृत या पारित किया गया। तो कब होता है, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। इससे दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम जब भी प्रस्तावना की बात करते हैं तो ये हमारा जो प्रस्तावना है कहाँ से लिया गया, किस संविधान से लाया गया, किस देश के संविधान से लाया गया। तो चलिए बात करते हैं। अगर हम प्रस्तावना के विचार की बात करते हैं तो प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। लेकिन अगर हम प्रस्तावना की भाषा की बात करते हैं तो यह कहाँ से लिया गया, अपना ऑस्ट्रेलिया से। इस दोनों बात से क्लियर हो गया प्रस्तावना का विचार और प्रस्तावना की भाषा। तो चलिए प्रस्तावना में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रस्तावना में क्या था, हम भारत के लोग, शुरुआती में क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसी तरह से लास्ट तक कहाँ खत्म होता है, 26 नवंबर 1949 को। तो पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब यहाँ से ख़त्म होता है 26 नवंबर 1949 से, तो इस टॉपिक के लास्ट होने से दो इम्पोर्टेंट प्रश्न उठते हैं जो कि पीछे डिस्कस कर चुके हैं। क्या कि संविधान को अंगीकृत या पारित कब किया गया। तो कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। काफ़ी बार इम्पोर्टेंट ये पॉइंट व्यू है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है, इसे लागू कब किया गया। तो कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1950 को। काफ़ी ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रस्तावना में विभिन्न प्रकार के शब्दों को समाहित किया गया है, जैसे कि हम संविधान का स्रोत, स्वरूप एवं उद्देश्य। तो संविधान का स्वरूप, उद्देश्य, इस सब में क्या क्या चर्चा किया गया है। तो हम बात करेंगे कि संविधान का जब हम स्रोत की बात करते हैं, जब भी हम संविधान के स्रोत की बात करेंगे तो इसमें किसकी चर्चा होगा, हम भारत के लोग या जनता। तो इससे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो होता है संविधान में, इसका सबसे ऊपर कौन होता है, जो हमारे सिस्टम में सबसे ऊपर कौन होता है, तो वो कौन होता है, संविधान। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है। तो कहाँ से मिलती है, भारत की जनता से। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारे सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है, तो कौन है, संविधान। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो भारत की जनता से।
अब हम स्वरूप पे आते हैं, जिसमें शुरुआती में 5 शब्द है प्रस्तावना में। पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला शब्द क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा शब्द क्या है? समाजवादी। तीसरा शब्द क्या है? पंथ निरपेक्ष। चौथा शब्द क्या है? लोकतंत्रात्मक। और पांचवा शब्द क्या है? गणतंत्र, गणराज्य या गणतंत्र, जो कि हमारे प्रस्तावना के शुरुआती 5 शब्द है। अगर प्रस्तावना के शुरुआती अंतिम 5 शब्द की बात करेंगे तो कौन कौन हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। न्याय में कितने प्रकार के न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर दूसरा शब्द की बात करेंगे अंतिम प्रस्तावना में तो स्वतंत्रता हो जाता है। तीसरा शब्द की बात करेंगे तो समता हो जाएगा। चौथा शब्द की बात करेंगे तो व्यक्ति गरिमा और राजकीय अखंडता हो जाएगा। और पांचवा शब्द की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बंधुता हो जाएगा। तो ये हमारे संविधान प्रस्तावना के अंतिम 5 शब्द हैं। और शुरुआती 5 शब्द कौन हैं? ये हैं। कौन कौन? फिर से रिवीजन कर लीजिए एक बार और, कि अगर हम प्रस्तावना के शुरुआती 5 शब्द की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, गणतंत्र या गणराज्य। और अंतिम 5 शब्द की अगर हम बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? न्याय। न्याय में कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर हम स्वतंत्रता की बात करेंगे तो दूसरा नंबर पे आ जाए, दूसरा शब्द हो जाता है प्रस्तावना की। तीसरा शब्द समता। चौथा शब्द व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता एवं अंतिम शब्द बंधुता। तो हम आगे बढ़ते हैं। किस पे अब चर्चा करेंगे? स्वरूप पे। किस पे चर्चा करेंगे? स्वरूप पे। स्वरूप में फर्स्ट शब्द क्या है? फर्स्ट शब्द क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसे हम दूसरा शब्द से क्या कहते हैं? दूसरा शब्द क्या कहते हैं? हम संप्रभुत्व राष्ट्र हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब इसका मीन्स क्या होता है। जब हम इस शब्द के बारे में बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसका मतलब होता है कि हम क्या, हम आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अर्थात अब भारत किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है और अपने विदेशी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र भी है। मतलब जब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करेंगे तो ये ना तो आंतरिक ना ही बाह्य निर्णय लेने के लिए वो क्या है, दोनों निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात अब भारत किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। मतलब अब भारत कोई भी निर्णय अपने आप से ले सकता है, दूसरा पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो ये किस में कहा गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है। अब दूसरी शब्द पे आते हैं, प्रस्तावना के शुरुआती के दूसरे शब्द समाजवादी। समाजवादी का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समाजवादी का वास्तविक अर्थ होता है समानता को दर्शाता है। समाजवाद किसको दर्शाता है, समानता को दर्शाता है। भारत का समाजवाद गांधी और नेहरू से प्रेरित है। ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है कि भारत का समाजवाद किससे प्रेरित है, तो गांधी और नेहरू से संबंधित है। किससे प्रेरित है, गांधी और नेहरू से प्रेरित है। चलिए, लोकतांत्रिक समाजवाद किससे भिन्न है, यह भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है किससे भिन्न है, तो यूरोप से। आगे जब हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ना ही हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे। इसमें एक छोटा सा पॉइंट, मुख्य पॉइंट है, क्या है पंथ निरपेक्ष में, कि इसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। चलिए आगे, अगर हम लोकतांत्रिक की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक क्या होता है, जनता शासन के लिए जानी जाती है। मतलब लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जनता द्वारा शासन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अंतिम नंबर गणतंत्र या गणराज्य का मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में अंतर पूछता है, लोकतांत्रिक और गणराज्य या गणतंत्र में अंतर क्या है। तो अगर हम लोकतांत्रिक की बात करते हैं तो उसमें किसका शासन होता है, जनता शासन के लिए जानी जाती है। लेकिन अगर हम गणराज्य की बात करते हैं तो गणराज्य में क्या होता है, वैसी शासन व्यवस्था जिसका संवैधानिक प्रभुत्व जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होता है,
उसका जो चुनाव जो उसका जो पद होगा क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा। ना कि अगर राष्ट्रपति बना हुआ है तो अपना बेटा को बना देगा, प्रधानमंत्री बना हुआ है तो अपने पौत्र को बना देगा, ऐसा वंशानुगत नहीं होगा। तो दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र और गणराज्य में अंतर क्या होता है, लोकतंत्र जनता का शासन होता है, गणराज्य में कोई भी वंशानुगत नहीं होगा। तो हम लोग प्रस्तावना के 2 टॉपिक पे बात कर चुके हैं, संविधान का स्रोत और स्वरूप पे। अब हम बात करेंगे कि उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य में हम लोग पढ़ चुके हैं 5 पॉइंट क्या होता है, न्याय होता है, स्वतंत्रता होता है, समता होता है, अखंडता होता है और अंतिम पॉइंट बंधुता होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम न्याय के बारे में बात करते हैं तो हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है, 3 प्रकार के। कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता शब्द से क्या तात्पर्य है, किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता किए जाने पर खुद पर विकास करना और देश के विकास को संभव बनाना। जो स्वतंत्रता से संबंधित क्या है, स्वतंत्रता शब्द से क्या संबंधित है कि व्यक्ति को खुद की विकास करने के लिए स्वतंत्रता दिया जाए ताकि देश का भी उससे विकास हो। अगर जनता विकास में रहेगा तो देश भी क्या रहेगा, विकास में रहेगा। अगला नंबर पॉइंट पे आते हैं, समता। समता मतलब क्या होता है, सब लोगों की समानता की बात किया गया। समता मतलब क्या होता है, सब लोगों की समानता की बात। आगे व्यक्ति की गरिमा, राज्यों की अखंडता के बारे में हम लोग बात करते हैं। व्यक्ति की गरिमा क्या होता है, गरिमा की बात किया गया है। आगे राष्ट्र की अखंडता के बारे में, अगर बहुत सारे देखिए राष्ट्र की अखंडता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारी विविधता है, जैसे कि भाषा के लेकर, स्वरूप को लेकर, धर्म को लेकर, भारत के विभाजन को लेकर क्या है, बहुत सारे अखंडता है। इन विविधताओं में के बाद भी, इन विविधताओं के होते हुए भी क्या है, राष्ट्र एकता और अखंडता बनाए रखता है। वही हो गया क्या, एकता और अखंडता। आगे बात करते हैं हम किस पे, बंधुता पे। बंधुता क्या है, आपसी भाईचारा। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। इस पे बहुत सारा वाद आया है, जिसमें 2 इम्पोर्टेंट वाद है। कौन, बेरुबारीवाद और यूनियन बनाम केशवानंद भारतीवाद। 2 ऐसा वाद है इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा काफ़ी इम्पोर्टेंट वाद है, जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए, कौन कौन वाद आया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट में, कौन सा वाद, बेरुबारीवाद। बेरुबारीवाद की बात करते हैं तो यह कब आया था, 1916 में। कब आया था, 1960 में। इसमें बेरुबारी यूनियन बनाम में क्या कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि कौन से वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो कौन सा वाद में, बेरुबारीवाद। अगर ईस्वी पूछेगा तो कब, 1960 में। आगे इस संविधान मतलब बेरू और दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि संविधान संशोधन द्वारा इसे बदला जा सकता है या नहीं। तो नहीं। तो क्वेश्चन रहेगा कि कौन से यूनियन में या कौन से वाद में ये कहा गया था कि हम प्रस्तावना को संविधान संशोधन द्वारा नहीं बदल सकते हैं। तो कौन से यूनियन में, बेरुबारी यूनियन में। दूसरा हम लोग बात करते हैं केशवानंद भारतीवाद, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें डायरेक्ट इसमें ही पूछ देता है कि केशवानंद भारतीवाद केस कब आया था। तो 1973 में। इसमें क्या कहा गया था, प्रस्तावना के बारे में लेकर कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं संशोधन, मूल ढांचा में बदलाव सिर्फ नहीं किया जा सकता है। इससे 3 क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में यह कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो क्या मारिएगा आप लोग, केशवानंद भारतीवाद। सेकंड क्वेश्चन, क्या इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बनता है जो कि यहाँ पर है, क्या क्वेश्चन बनता है, किस वाद में कहा गया है कि मूल ढांचा का प्रस्ताव किस वाद में लाया गया है। मतलब मूल ढांचा का प्रस्ताव किस वाद में लाया गया है। तो केशवानंद भारतीवाद केस में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करेंगे जो कि क्या है, प्रस्तावना को लेकर
जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए जो एग्जाम व्यू से भी आई है। हर एक एग्जाम में आता ही ये क्वेश्चन कि क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए, चलिए हम लोग देखते हैं। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राज्यों की अखंडता, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कब जोड़ा गया, जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। अब आते हैं हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय होते हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता होते हैं और कितने प्रकार की समानता होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए अगर हम न्याय की बात करते हैं तो कौन कौन हमारा न्याय होता है, कौन कौन न्याय होता है, पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप लोग भी कुछ कमेंट कीजिए। तो कितने प्रकार के न्याय होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता होता है प्रस्तावना के अनुसार, 5 प्रकार के। कौन कौन, देखिए इसको याद करने का तरीका, एक धर्म को उठाइए, धर्म रहेगा, हम उसमें विश्वास करेंगे तो उसका उपासना करेंगे तो उसको विचार को फैलाएंगे और उसमें अभिव्यक्ति करेंगे। तो हमारे पास कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन है, एक धर्म को पकड़ कर लेकर चलते हैं। पहला धर्म की स्वतंत्रता, दूसरा अगर कोई धर्म को, उसमें क्या करेंगे, विचार करेंगे तो उसको क्या करेंगे, विश्वास करेंगे, उसमें हम विश्वास जब करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, उसको उपासना करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे। तो ये काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रकार के न्याय होते हैं, कितने प्रकार के स्वतंत्रता होते हैं। अब हम समानता की बात करते हैं, कितने प्रकार की समानता है, 2 प्रकार के। कौन कौन, प्रतिष्ठा और अवसर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में पढ़ते हैं जो कि प्रस्तावना को लेकर कहा गया है। तो पहला बात कहा गया है क्या, कि संविधान का परिचय पत्र है प्रस्तावना को, मतलब प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। तो N.A. पालकीवाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि संविधान के प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा, तो पालकीवाला। अगर दूसरी पॉइंट की बात करेंगे कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह किसने कहा, तो किसने कहा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। किसने कहा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। अब प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी दोनों कहा जाता है। तो जब हम यहाँ पे प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी की बात करते हैं तो यहाँ हमारे एक मन में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि फिर संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को कहा गया है, जो कि यहाँ पे हम दोनों में कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। तो इसमें क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में कैसे पूछेगा, इसमें पूछेगा कि B.R. अम्बेडकर द्वारा भारत की आत्मा पर किसके कहा गया है, कौन से आर्टिकल को, तो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को। उसमें क्या लगा कर आएगा, B.R. अम्बेडकर, तो उसमें डायरेक्ट क्या मारेंगे हम लोग, आर्टिकल 32। लेकिन इसमें आएगा डायरेक्ट भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अपना प्रस्तावना को कहा जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में प्रस्तावना को लेकर काफ़ी चर्चा किए, तो आप लोग इसे आसानी से, इसे जुड़े तथ्यों को आप याद कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, पूरी तरह से समझ में आने लगेगा और इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेंगे। हमें विश्वास है कि आप इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे पता चलेगा। अगर कुछ इस वीडियो में दिक्कत आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में। जय हिंद।